हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिया। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये आया कहाँ से? तो ये बेसिकली डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड्स से। ग्रीक वर्ड्स दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ओकियोस, जिसका मतलब होता है हाउस या हाउस होल्ड, एंड नेमेन, नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। पहले की जो इकोनॉमिक्स थी वो मानी जाती थी साइंस। अब कैसे, अगर मैं इसको बता दूं तो इकोनॉमिक्स रिकॉग्नाइज्ड एज साइंस बिकॉज इट स्टडीज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब डिफिनीशन चेंज हो चुकी है। तो अब प्रेजेंट टाइम की इकोनॉमिक्स कब आई थी? 18वीं सेंचुरी में। तो एक स्कॉलर थे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था एडम स्मिथ। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन दी वेल्थ से रिलेटेड जोड़ दी। इनकी डिफिनीशन मतलब इकोनॉमिक्स की जो डिफिनीशन है उसको वेल्थ से रिलेटेड किया। अब उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में ये बुक लिखी गई थी। और इसके बाद इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, काफ़ी ज़्यादा बुराइयां की गई, इसको हेटफुल सब्जेक्ट बोला गया। तो इस क्रिटिसिज्म के बाद फिर कुछ टाइम बाद आते हैं अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन वेलफेयर के संदर्भ में दी। तो अब उन्होंने वेलफेयर रिलेटेड डिफिनीशन दी। फिर उसके बाद लेटर ऑन आते हैं लियोनेल रॉबिन्स। उन्होंने जो डिफिनीशन दी इकोनॉमिक्स की वो रिलेटेड है किससे? स्कैरसिटी से, यानी स्कैरसिटी रिलेटेड उन्होंने डिफिनीशन दी। फिर आते हैं इसके बाद सैमुअल्सन ने जो डिफिनीशन दी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफिनीशन दी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर ली। यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ने खुद का ही गला घोट के रखा हुआ है। अब लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन दी जाती है विच इज़ एक्सेप्टेड बाई, आइडेंटिफाइड बाई एवरीवन। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो है इस प्रकार कुछ: इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज concerned with the allocation of resources in such a manner that a consumer can maximize his satisfaction, a producer can maximize his profit, and a country can maximize its social welfare. Now ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, ये जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं वो क्या करती हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास और उस लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। अल्फ्रेड मार्शल की एक बहुत ही फेमस बुक है जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस बोला जा रहा है, बार बार आप देख रहे हैं कि साइंस बोला जा रहा है। साइंस, इससे क्या मतलब है? तो साइंस तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स किस में आता है? तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि नेचुरल साइंस में नहीं आएगा, सोशल साइंस में आएगा। नेचुरल साइंस में हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये प्योर साइंस है। बट इकोनॉमिक्स किस में आएगा? सोशल साइंस में आएगा। आइए कुछ हम चीज़ें देखते हैं। ये देखिए कंज्यूमर डांस कर रहा है। काहे डांस कर रहा है भाई? पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, उससे ऊपर ये अभी भी नाच रहा है। एक कंज्यूमर, उसके पास रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड हैं, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी वांट है वो अनलिमिटेड है। अब तो उसी तरह से एक जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी वांट जो है क्या है? वो अनलिमिटेड है। उसी तरह से कंट्री या सोसाइटी की बात करें तो उनके कंट्री और सोसाइटी के पास भी क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वांट एंड रिक्वायरमेंट क्या है? वो अनलिमिटेड है। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने वांट्स या रिक्वायरमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सो इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, ये हम देखेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेनली जो है इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है, क्या चीज़ स्टडी करता है। तो एक इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर हम कहें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको पापा ने 1000 रुपये दिए, या मान लेते हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम पप्पू है, उसको 1000 रुपये दिए पापा ने उसके। अब पप्पू जो है वो पिंकी के साथ पीवीआर में जाके पॉपकॉर्न खाना चाहता है और ये सब 1000 में हो जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें जो रिक्वायरमेंट की, पप्पू चाहे तो किताब खरीद सकता है, 3 किताब आ जाएंगी कॉमर्स की, अकाउंट्स, बिजनेस और आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, ये भी 1000 के अंदर हो जाएगा। फिर अब पप्पू के दोस्त का बर्थडे भी है, गिफ्ट उसको लेना है और वो गिफ्ट भी 1000 के अंदर आ रहा है जो वो देना चाहता है। अब अगर एक और बात करते हैं कि 1000 रुपये से वो क्या करना चाहता है, खुद
खुद पार्टी करना चाहता है और उसकी पार्टी अच्छे से हो जाएगी 1000 रुपये में। तो अब यहाँ पे उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि वो करे तो करे क्या, कैसे अपने उस 1000 रुपये से अपनी वांट्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर सके। तो ये ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसके सामने अराइज हो रही है और ये बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम होता है, बड़ा सोचने का काम होता है, ताकि वो अपनी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड कर सके। नाउ अब हम बात करते हैं, अच्छा रिसोर्सेज जो हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेज कि वो जो 1000 रुपया मिला है उस पर ये लिखा नहीं है कि ये सिर्फ किताब के लिए ही है, तो उसके कई सारे अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो उस पैसे का, उस रुपए का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर ये तो बताया नहीं गया, ये तो उसके साथ ऐसा कुछ मिला नहीं है कि नहीं भाई आप इससे सिर्फ किताब ही खरीदेंगे या इससे सिर्फ आप इंटरटेनमेंट पे ही खर्च करेंगे। तो इसलिए भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब वांट्स, ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। कैसे? और या फिर हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है, आपको चाहिए बाइक अब, ठीक है, और आपको अभी नॉर्मल बाइक चाहिए। नॉर्मल बाइक आ जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे, नॉर्मल बाइक आ गई। अब आपको चलाते चलाते आपका मन भर गया, अब आपको चाहिए स्पोर्ट्स बाइक। अब स्पोर्ट्स बाइक भी आ गई, मिल गई आपको स्पोर्ट्स बाइक, घर वालों ने दिला दी आपको स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। अब आपको लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक में भी मज़ा नहीं है, कार में ही मज़ा है, जो मज़ा है वो कार में ही है। चलो भाई, आपके पास कार भी आ गई। अब कार आ गई आपके पास, तो अब आपको लगता है कार वार क्या है यार, मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक है। आपको चाहिए स्पोर्ट्स कार, फरारी चाहिए आपको। तो ये जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, ये सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती कभी। अब मतलब मन क्या है, मन स्थिर नहीं रहता है, तो उसी तरह से मन हमारा बहुत सारी चीज़ें मांगता रहता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब स्कार्सिटी की हम बात करते हैं। स्कार्सिटी रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस। कहने का मतलब ये है कि किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा है उसकी सप्लाई से, इवन एट जीरो प्राइस, मतलब प्राइस क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए पप्पू के पास बगीचा है, बड़ा सा आम का बगीचा है, उसके आम के बगीचे में खूब आम लगे, तोड़ के उसने बेच भी दिए, कुछ आम अभी भी बचे हुए हैं। और पप्पू का दोस्त आता है, पप्पू से बुलाता है कि आओ तुम्हें आम दे देते हैं बगीचे में से। आम तोड़ना स्टार्ट होता है और पप्पू जो है पूरा आम जो है तोड़ लेता है। पूरा आम तोड़ने के बाद पता चलता है कि 10 किलो आम पूरा इकट्ठा हो गया। अब पप्पू का दोस्त बोलता है यार 15 किलो मुझे चाहिए था, 15 किलो हो जाता तो सही रहता, अब ये हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया, ठीक है, और सप्लाई जो है कम हो गई। अब प्राइस क्या है, प्राइस तो कुछ भी नहीं है, उसने तो बुलाया था आम देने के लिए, लेकिन क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।